वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोस्कोप यानी कि एंडोस्कोप के बारे में कि एंडोस्कोप क्या है और इसके कौन-कौन से हिस्से वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि स्कोप कौन सा स्कोप? एंडोस्कोप। एंडोस्कोप ये वो स्कोप है जिसकी मदद से हम लोग एंडोस्कोपी यानी कि अपर जी एंडोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। इसके कुछ हिस्से होते हैं हमारे पास, एक है इंसर्शन ट्यूब, कंट्रोल बॉडी और एक है यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इस एरिया के बारे में बात करेंगे। इस एरिया में हमारे पास दो कनेक्टर होता है जो सिस्टम को स्कोप को सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है, और इसके बाद हमारे पास होते हैं दो चैनल, सेक्शन चैनल, और एक हमारे पास होता है वाटर बॉटल कनेक्टर। दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड क्या करता है कि स्कोप को डायरेक्टली से कनेक्ट कर लेता है सिस्टम के साथ। उसके बाद बात करते हैं इस एरिया के बारे में। इस एरिया को बेसिकली कहते हैं कंट्रोल बॉडी। ये इसको कंट्रोल बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कोप के सारे कंट्रोल सिस्टम वगैरह जो है वो यहाँ पर इस एरिया के साथ अटैच हुए होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से हिस्से होते हैं। एक हमारे पास होता है यहाँ पर सबसे पहले व्हील्स होते हैं, एक स्मॉल व्हील और एक लार्ज व्हील। स्मॉल व्हील और लार्ज व्हील बेसिकली हमारे पास स्कोप को रोटेट करने में मदद करता है। यानी कि अगर मैंने स्कोप को लेफ्ट और राइट की तरफ रोटेट करना है तो उसमें स्मॉल व्हील की मदद से स्कोप को लेफ्ट और राइट की तरफ रोटेट करूंगा। किस तरह? अभी मैंने स्कोप को इस पोजीशन में रखा हुआ है तो मैं स्मॉल व्हील को रोटेट करूंगा राइट की तरफ, तो स्कोप ऑटोमेटिकली राइट की तरफ मूव करेगा। अभी अब देख सकते हैं कि यहाँ स्कोप को मैंने राइट की तरफ रोटेट किया तो स्कोप राइट की तरफ रोटेट हो चुका है। अब दोबारा इसको मैंने लेके आना है लेफ्ट के एरिया की तरफ, तो मैं स्मॉल व्हील को लेफ्ट एरिया की तरफ रोटेट करके स्कोप को लेफ्ट की तरफ रोटेट करवा लूंगा। अब दूसरी बात, अगर हम बात कर ले लार्ज व्हील की, तो लार्ज व्हील जो है वो हमारे पास अप्स और डाउन, यानी कि स्कोप को अगर मैंने इस पोजीशन में रखा हुआ है, स्कोप को इस पोजीशन में रखा हुआ है स्ट्रेट, अब मैंने देखना है इसको अप एरिया की तरफ, मैदे के अंदर ऊपर एरिया को देखना है कि वहां पर तो कोई चीज वगैरह तो मौजूद नहीं है। तो स्कोप को मैं क्या करूंगा, अप यानी कि यू की तरफ रोटेट करूंगा। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास मेंशन हुआ होता है कि यू और डी, यू मीन अप और डाउन मीन डाउन एरिया की तरफ। तो स्कोप को मैं रोटेट करूंगा अप एरिया की तरफ, तो स्कोप को मैं स्मॉल व्हील लार्ज व्हील को मैंने रोटेट किया अप एरिया की तरफ, तो स्कोप जो है वो रोटेट हो चुकी है अपर साइड पे। अब बात करते हैं लोअर साइड, इसको कैसे लेके आना है। तो इसी लार्ज व्हील को, ये हमारे पास लार्ज व्हील है, इसको मैंने वापस रोटेट करना है डाउन एरिया की तरफ, तो स्कोप जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन एरिया की तरफ रोटेट हो जाएगा। स्कोप रोटेट हो गया। अब यहाँ पर लार्ज और स्मॉल व्हील के साथ हमारे पास दो लॉक्स होते हैं, जो एक स्मॉल व्हील का लॉक होता है और एक हमारे पास लार्ज व्हील का लॉक होता है। ये बेसिकली उस जगह पे हमें मदद देती है जब हम लोग स्कोप को पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। अब वहाँ पर एक ट्यूमर है या कोई अल्सर है या कोई पोलिप वगैरह है और हमने स्कोप को उसी एरिया की तरफ फोकस करना है, तो यहाँ पर हम लोग स्कोप को क्या करेंगे, उस एरिया की तरफ फोकस करेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर ये एक स्टमक है, इसके डाउन एरिया की तरफ ट्यूमर है या कोई अल्सर है, वहाँ पर मैंने बायोप्सी लेनी है, तो मैं स्कोप को डाउन एरिया की तरफ रोटेट कर लूंगा। डाउन एरिया की तरफ रोटेट करने के बाद इस लॉक को, यानी कि ये लॉक जो है इसको मैं यू पुश कर लूंगा, इसको मैंने लॉक कर दिया। स्कोप उसी एरिया की तरफ फोकस हो चुका है, अब ये रोटेट नहीं करेगा, ये भी लॉक हो चुकी है। अगर मैंने स्कोप को दोबारा नॉर्मल कंडीशन पे लेके आना होता है तो मैं इस लॉक को वापस खोल देता हूँ और लार्ज व्हील जो है वो ऑटोमेटिकली अपने एरिया की तरफ, यानी कि अपने पोजीशन की तरफ वापस मैं इसको रोटेट कर लूंगा। ये थी हमारे पास स्मॉल और लार्ज व्हील की फंक्शन। अब बात करते हैं यहाँ इस एरिया के बारे में। ये जो दो बटन आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास दो चैनल्स होते हैं, एक है सेक्शन चैनल और दूसरा है हमारे पास वाटर और स्प्रे चैनल। सेक्शन चैनल हमारे पास किसी भी फ्लूइड को जो स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं उसको सक करने में मदद करता है, और दूसरा हमारे पास जो है बटन, वो उसको कहते हैं, इसको ये बेसिकली ये चैनल होता है, ये चैनल, इसको बेसिकली वाटर और स्प्रे चैनल कहते हैं। यहाँ पर ये डुअल एक्शन परफॉर्म करता है। डुअल एक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं, अगर हम लोग इसी बटन की तरफ एक हल्का सा, ये जो फिंगर है वो हल्का सा इसके ऊपर रख ले तो ये एयर देना शुरू करेगा। किस तरह, अभी मैं वाटर के जरिए से आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर आपको बबल देना शुरू हो जाएगी। तो इसको मैंने वाटर के अंदर इंसर्ट करना है, वाटर के अंदर मैंने इंसर्ट करके इसको मैंने हल्का सा एयर देना शुरू कर दिया, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर बबल बनना शुरू हो चुके हैं, यानी कि ये एयर लेने में मदद करता है। उसके बाद बात करें कि ये स्प्रे, यानी कि पानी को स्प्रे कब करता है, ये पानी को स्प्रे तब करता है जब हम लोग इस बटन को फुली प्रेस करें, यानी कि मैंने फुली प्रेस किया। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर पानी फेंकना शुरू हो चुका है स्कोप के अंदर से। तो ये कब हमें हेल्प करता है, जब हम लोग एंडोस्कोपी परफॉर्म कर रहे होते हैं और वहाँ पर लेंस के ऊपर कोई फॉरेन बॉडी या कोई फूड पार्टिकल वगैरह आ जाता है, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग स्प्रे को यूज करते हैं ताकि वो लेंस साफ हो जाए। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास इसका मेन एरिया जो हमारे पास होता है उसको कहते हैं
बायोप्सी चैनल या बायोप्सी पोर्ट। इसको इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई थेराप्यूटिक प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे फॉरेन बॉडी वगैरह निकालना या कोई पोलिफेक्टोमी वगैरह करना। और साथ साथ जब हम लोग कोई बायोप्सी वगैरह लेते हैं, यानी कि कोई सैंपल वगैरह वहाँ से लेते हैं, जैसे कोई ट्यूमर हो, कोई अल्सर वगैरह हो, या कोई ऐसा एरिया हो जैसे हम लोगों ने सैंपल वगैरह उठाना होता है, तो हम लोग इस एरिया का यूज़ करते हैं। इसका डायमीटर जो है हमारे पास वेरी करता है, यानी कि ये डिफरेंट स्कोपों में डिफरेंट होता है। ये 2.8 से लेकर 3.7 mm तक होता है, यानी कि वो मॉडल पर डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद बात करते हैं मेन ट्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन ट्यूब। इंसर्शन ट्यूब कौन सा एरिया होता है? इंसर्शन ट्यूब वो एरिया होता है जिसे हम लोग एंडोस्कोपी बेसिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि यही वो स्कोप होता है जो पेशेंट के स्टमक के अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है हमारे पास स्कोप के बिल्कुल ऊपर, यानी कि तकरीबन ये हमारे पास 4 से 5 इंच का एरिया होता है। इसको बेसिकली कहते हैं बेंडिंग एरिया। बेंडिंग एरिया या बेंडिंग बॉडी इसको क्यों कहते हैं? जब हम लोग व्हील्स को रोटेट कर रहे होते हैं, स्कोप आपके सामने, ये रोटेट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऊपर एरिया जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। इसको बेसिकली कहते हैं फोल्डिंग एरिया या फोल्डिंग बॉडी। उसके बाद बात करते हैं सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया, यानी कि जिसे हम लोगों ने एहतियात भी करनी होती है स्कोप के। बेसिकली वो होता है हमारे पास डिस्टल पोर्ट। डिस्टल पोर्ट वो एरिया होता है हमारे पास जहाँ से सेक्शन ट्यूब, सेक्शन चैनल भी मौजूद होता है, लेंस भी मौजूद होता है, और जो वाटर स्प्रे चैनल वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और साथ साथ हमारे पास लाइट सोर्स की जो लाइट वगैरह निकलती है वो भी यहाँ से ही आपको मिलेगी, बिल्कुल डिजिटल पोर्ट के ऊपर। लाइट बेसिकली यहाँ पर क्यों मौजूद होती है? लाइट इसलिए मौजूद होती है क्योंकि इंसान के बॉडी के अंदर तो कोई रोशनी वगैरह नहीं होती, तो बेसिकली यही वो लाइट होती है जो हम लोग स्कोप को अंदर कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमें कलरफुल लाइट्स मिलती है, जिससे हम लोग छोटे से जख्म या भी कोई फॉरेन बॉडी वगैरह हो तो वो हमें आसानी से नज़र आ जाती है। तो ये था आज का वीडियो इंडोस्कोप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।